एजुकेशन का मतलब है कि एजुकेशन के अंदर फिलॉसफी क्या कहती है या नजरियात किस किस्म के हैं, कि एजुकेशन किस तरह की होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे कुछ फिलोसफर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि प्रैक्टिकल एजुकेशन होनी चाहिए, कुछ फिलोसफर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि आइडियलिस्ट एजुकेशन होनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि जो हमारी एजुकेशन है वो नेचुरलिस्ट होनी चाहिए। तो ये डिफरेंट तरह की फिलोसफीज हैं, ये डिफरेंट तरह के एजुकेशनल नजरियात हैं। एक्चुअली मैंने उस दिन भी एक बात बताई थी ना कि सबसे शुरू में क्या होते हैं, एम्स। एम्स का मतलब होता है मकासद तलीम, कि आप भाई तलीम हासिल क्यों करना चाहते हैं, या आपने जो निसाब बनाया है वो निसाब आप क्यों बना रहे हैं। तो उन मकासद के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो फिलॉसफी का होता है। फिलॉसफी का मतलब होता है नजरिया। तो किसी भी कौम का जो नजरिया होता है, किसी भी नेशन का जो आइडियोलॉजी होती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। वो फोर्स करती है कि आपकी एम्स किस तरह के होने चाहिए, और वो फोर्स करता है कि आपका कंटेंट या करिकुलम भी किस तरह का होना चाहिए। मिसाल के तौर पे ये एक एग्जाम्पल है, इसको आपने एग्जाम्पल के हद तक ही समझना है। आज से 3-4 साल साल पहले अगर आप लोग गौर करें तो सेक्स के बारे में, सेक्स एजुकेशन का एक टॉपिक जो है वो हमारे एक बड़े तालीमी अदारे ने, प्राइवेट अदारे ने शुरू किया था। लेकिन आपने देखा कि जैसे ही वो सेक्स एजुकेशन के ऊपर जो चैप्टर है या टॉपिक है हमारी बुक्स का हिस्सा बना, करिकुलम का हिस्सा बना, तो हमारी जो सोसाइटी है उसने अपना रोल प्ले किया, उसने फौरी तौर पे रिएक्ट किया, और वो जो कॉलेज था या वो जो इदारा था उसको वो ये वाला चैप्टर अपने हिसाब से निकालना पड़ा। क्यों निकालना पड़ा? क्योंकि अब हमारी जो सोशोलॉजिकल फाउंडेशन है या जो हमारी आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन है, जो हमारा नजरिया है जिसके ऊपर पाकिस्तान बना है, इस्लाम है, वो इजाजत ही नहीं देता इस बात की। तो ये डिपेंड करता है। तो मेरी ये वाली एग्जांपल देने का मतलब ये था कि ये डिपेंड करता है कि फिलॉसफी जो है वो किस तरह से, नजरिया जो है वो किस तरह से हमारे एजुकेशन को फोर्स करता है, या इसके अंदर अपना क्या रोल प्ले करता है। खैर, ये अभी आगे फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन के नाम से एक टॉपिक आएगा, वहां पे दोबारा ये 2-4 चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले फिलॉसफी का मतलब आपने याद रखना है। फिलॉसफी का जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है लव फॉर विजडम। लव फॉर विजडम। अब विजडम क्या चीज है? विजडम का मतलब होता है अक्ल आपकी। लव फॉर विजडम, ये इसका लिटरल मीनिंग है। तो पीपीएससी वाला सवाल पूछता है कि व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड फिलोसफी। तो वर्ड फिलोसफी का मतलब होता है लव फॉर विजडम। अब विजडम क्या चीज है देखो। आगे ना अभी हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आज ही होपफुली आ जाएगा, सोर्सेज ऑफ नॉलेज। तो वहां पे ना मैं आपको विजडम के बारे में काफी सारी चीजें, विजडम का मतलब सिंपली हमारी अकल, हमारा दिमाग, हमारा शऊर है। फिलोसफी, मैंने बताया ना कि हमने सबसे पहले हर चीज की एटमोलॉजी पढ़नी है। ये एक ग्रीक लेटर वर्ड है, ठीक है, और दो वर्ड्स हैं ग्रीक के, एक फिलो और एक सोफिया। फिलो और सोफिया, इन दो वर्ड से निकला है, और दोनों को मिला के बनता है लव फॉर विजडम। ये आप लोगों ने याद रखना है। फिलो का मतलब होता है लव, और सूफिया का मतलब होता है, सूफिया का मतलब है विजडम। तो दोनों को मिला के बनता है लव फॉर विजडम। और पीपीएससी ने ये बेतहाशा दफा पूछा हुआ है कि व्हाट डज द लिटरल मीनिंग ऑफ। भाई हम तरतीब से चल रहे हैं ना। अभी हमने पहले एजुकेशन पढ़ा, इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन, उसके बाद हमने साइकोलॉजी पढ़ा, आज फिलोसफी, और कल इंशाल्लाह अगला जो टॉपिक शुरू करेंगे हम वो करिकुलम के ऊपर या असेसमेंट के ऊपर पढ़ेंगे। सारे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, यू डोंट नीड टू वरी। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, आप लोगों ने ये भी याद रखना है। अब फिलोसफी ऑफ एजुकेशन क्या है देखो। एक एक नाम है रॉस टेलर। रॉस टेलर एक फिलोसफर हैं, और रॉस टेलर कहते हैं कि फिलॉसफी और एजुकेशन एक सिक्के की दो साइड्स हैं। एक सिक्का होता है, उसकी दो साइड्स हैं। तो रॉस टेलर के मुताबिक एजुकेशन और फिलॉसफी एक ही सिक्के की दो साइड्स हैं। एक साइड पे होती है थ्योरी, ठीक है, और एक साइड पे होता है उसका प्रैक्टिकल। सही है। तो जो रॉस टेलर है इसके मुताबिक जो फिलॉसफी है वो एजुकेशन की थ्योरी है, और जो एजुकेशन इटसेल्फ है वो उस थ्योरी का प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अकॉर्डिंग टू रॉस टेलर, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन are interrelated. They are two sides of a coin. One side is philosophy, the other side is education. Philosophy is theory और education is practical. ये important है, ये भी पीपीएससी वाला पूछता है कि उसने सिंपल ऊपर इतना लिखा होना है कि फिलोसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। एक सिक्के के दो
दो साइडें हैं, ये किसने कहा है? तो ये रोज टेलर, आप लोगों ने नाम याद रखना है। इसकी सबसे बेस्ट डेफिनेशन अब यही हैं। और भी डेफिनेशंस हैं, लेकिन मैं वो ज्यादा करवा नहीं रहा, क्योंकि वो इरेलीवेंट हो जाएगा, एग्जैगरेटेड हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जो रेलेवेंट है, जो पेपर में आना है, हम सिर्फ वो बातें करेंगे। अब अरिस्टोटल ने भी इसके बारे में बहुत क्या कहा, प्लाटो ने क्या कहा, अफलातून, बहुत सारे लोगों ने डेफिनेशन दी है, कॉलरिज ने दी है, सकीरो ने दी है। तो किसी ने कहा कि ये मदर ऑफ ऑल आर्ट्स है, किसी ने कहा ये मदर ऑफ ऑल साइंसेज है, किसी ने कहा कि ये मदर ऑफ ऑल नॉलेज है, किसी ने कहा ये मैथमेटिक्स की माँ है, किसी ने कहा ये साइंस की माँ है, ये लॉजिक की माँ है। बहुत सारी डेफिनेशन है, बट जो पेपर में आने वाली हैं, आप लोगों ने उनकी तरफ उन तक रहना है। ओके, अब फिलोसफी ऑफ एजुकेशन भी हो गया। अगला जो हमारा मेन टॉपिक है वो जी ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी। बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से 3 से 4 सवाल आपके पेपर का हिस्सा बन सकते हैं। ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी, ठीक है। हम फिलोसफी की 3 मेजर ब्रांचेस हैं जो पढ़ेंगे। सबसे पहले मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स, ठीक है। दूसरे नंबर पे एक्सियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी करते हैं, एपिस्टेमोलॉजी। ये मैंने इसके ऊपर अभी से स्टार्ट लगा दिया, ये मैंने स्टार इसलिए लगा के दिया है कि ये आपके पेपर का लाजमी हिसाब, कोई और डेफिनेशन आए या ना आए, ये एपिस्टेमोलॉजी आपके पेपर में होगी। तीसरे नंबर पे है एक्सियोलॉजी। इसके अलावा भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, ब्रांचेस हैं, लेकिन जो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन के अंदर फिलोसफी की जो ब्रांचेस पढ़ाई जाती हैं, ज्यादातर जो हमारे निसाब का हिस्सा है वो ये 3 है, और इन्हीं 3 के बारे में वो पूछता है। सो नेक्स्ट आई विल, अब अगले पेज पे मैं इन ब्रांचेस को आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, ब्रांचेस। अब ब्रांचेस में सबसे पहले है मेटाफिजिक्स, ठीक है। मेटाफिजिक्स है तो ये बहुत लंबा टॉपिक, बट मैं इसको ब्रीफ करने वाला हूँ। मेटाफिजिक्स का, मेटा में वर्ड मेटा का मतलब होता है अबाउट, और फिजिक्स का मतलब होता है फिजिक्स। अगर आप लोगों ने पढ़ी है, किसी ने पढ़ी है, तो फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर एंड एनर्जी, जिसमें हम मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। मैटर से मुराद जो चीज़ हमें नजर आती है, और एनर्जी से मुराद जिस चीज़ को हम परसीव कर सकते हैं, जिसको हम मतलब जिसको नजर, जो नजर नहीं आती, नजर तो आती है, हम उसको टच नहीं कर सकते, हम उसको छू नहीं सकते, उसका कोई वेट नहीं है। मतलब मैटर की जो रिस्पेक्टिव डेफिनेशन है वो एनर्जी है। यहाँ पे इससे मुराद होगा नूर या रोशनी, और मैटर से मुराद होगा हर वो जाहिरी चीज जो हमें नजर आती है। ठीक है, ये दोनों चीजों की स्टडी को बोलते हैं फिजिक्स। तो मेटा का मतलब होता है अबाउट भी होता है, और मेटा का मतलब बियॉन्ड भी होता है। ये दो मतलब होते हैं, मेटा का मतलब अबाउट भी होता है, और मेटा का मतलब बियॉन्ड भी होता है। यहाँ पे इससे मुराद दिया जाएगा बियॉन्ड फिजिक्स, बियॉन्ड फिजिक्स। यानी कि अगर हम, मैं इसको और थोड़ा सा आपको एलेबोरेट करूं, तो इसका मतलब यहाँ पे लिया जाएगा बियॉन्ड दिस यूनिवर्स, बियॉन्ड दिस यूनिवर्स। सही डेफिनेशन ये रहेगी, क्योंकि फिजिक्स इज अबाउट मैटर एंड एनर्जी। तो मैटर एंड एनर्जी से मुराद क्या है कि इस यूनिवर्स के अंदर पाई जाने वाली हर चीज की स्टडी। फिजिक्स का मतलब क्या होता है? दुनिया की स्टडी, प्लैनेट्स की स्टडी, स्टार्स की स्टडी, गैलेक्सीज की स्टडी, जमीन की स्टडी, और पानी की स्टडी। ये सब क्या है? फिजिक्स का हिस्सा है। बट बियॉन्ड फिजिक्स का मतलब इस सब से बाहर, इस कायनात से बाहर। तो इस कायनात से बाहर क्या है? इस कायनात से बाहर क्या है? खुदा की जात है। इस कायनात से बाहर क्या है? आपकी डेथ है, आपकी लाइफ का कॉन्सेप्ट है, लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट है। ये बहुत बड़े कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे अभी आजकल वो एक डिबेट भी चल रहा है इसके ऊपर। यानी कि देखो, एक रैशनल चीज है, ये एक रैशनल है। अल्लाह ने हमें विजडम दी है ना, अल्लाह ने इंसान को रैशनल विजडम दी है, यानी कि हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, हमें सोचने की, समझने की, तदब्बर करने की अल्लाह ने कैपेसिटी दी है। तो हम सब सोचते हैं, कभी कभार हम सब ये बात सोचते हैं कि खुदा की ज़ात किस तरह की है, खुदा की ज़ात मतलब वी कैन जस्ट क्वेश्चन, लेकिन हम इसको परसीव नहीं कर सकते। हमारा जो मजहब है, हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारी जो फिलॉसफी है, देखो देखो आ गई ना बात। नजरिया का मतलब या फिलॉसफी का मतलब एक ही है। तो हमारा जो फिलॉसफिकल हमारी जो रिलीजियस फिलॉसफी है, यानी कि हमारा जो इस्लाम है, वो हमें इस बात से रोकता है कि हम खुदा के बारे में ज्यादा सवालात ना करें। लेकिन हमारा ईमान है कि खुदा की जात है। अब वो किस तरह की है, वी ऑल थिंक ऑफ इट। वो हम उसको कब देख सकते हैं, ये हम सब इस बारे में सोचते हैं। खुदा कहाँ है, कैसा है, किस तरह का है, ये बहुत बड़े बड़े
सवाल आते हैं, बट आई विल नॉट कमेंट ऑन इट, मैं ज्यादा बात इसके ऊपर नहीं करूंगा। तो फर्स्टली, तो मेटाफिजिक्स का सबसे पहला और फॉरमोस्ट सबसे बड़ा क्वेश्चन खुदा के बाद खुदा के बारे में है, ठीक है। तो इसमें आगे फिर इसकी बहुत सारी ब्रांचेस आ जाती हैं। जो लोग खुदा को मानते हैं उनको थीइस्ट बोला जाता है, ये एक किस्म का मजहब है। जैसे हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम, हमारा जो मजहब है वो वो थीइज्म है, ठीक है, थीइज्म। हाँ मैं कर देता हूँ, अभी मैं दोबारा कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें भी थीइज्म के अंदर भी मजीद ब्रांचेस आ जाती हैं। कुछ लोग ऐसे, कुछ मजाहिब ऐसे हैं जो सिर्फ खुदा की जात को, अल्लाह ताला की जात को मानते हैं, वो मोनोथियस्ट हैं। जैसे हम मोनोथियस्ट हैं, जैसे क्रिश्चियंस हैं वो मोनोथियस्ट हैं, वो भी एक ही खुदा को मानते हैं। कहीं पे ड्यूलिटी का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, कहीं पे मल्टीज्म का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। तो मतलब ये डिफरेंट तरह से थीइज्म भी आगे डिवाइडेड है। और इसका उलट होता है एथीज्म। एथीज्म, एथियस्ट वो लोग होते हैं जो खुदा की जात का सिरे से इनकार करते हैं, सही है। और कुछ लोग, जैसे कल परसों की मैंने फिर वो एग्जांपल दे दी, आप लोगों ने डिबेट सब ने देखी होगी जो आजकल यूट्यूब के ऊपर चल रही है, वो जावेद अख्तर की और वो स्कॉलर क्या मुफ्ती साहब जो हैं। भाई रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको शेयर कर दूंगा, मैं अपलोड करके ना, रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको रिकॉर्डिंग एक दो दिन तक मिल जाएगी। तीसरा होता है एक स्केप्टिसिज्म होता है। स्केप्टिसिज्म ये भी इसकी ब्रांच है मेटाफिजिक्स की। ये जो मैं चीजें पढ़ा रहा हूँ ये फिलॉसफी की एक ब्रांच है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स के बारे में हम बियॉन्ड यूनिवर्स पढ़ते हैं। मतलब यहाँ इस जमीन के बाहर जो भी इंसान के दिमाग में सवालात आते हैं, इस जमीन से बाहर के, कि खुदा की जात क्या है, मौत कैसी है, मौत के बाद क्या होगा, मौत के बाद की जिंदगी कैसी होगी, क्या हम दोबारा जिएंगे या नहीं जिएंगे, उठाए जाएंगे या नहीं उठाए जाएंगे, ये जो सवालात हैं ये मेटाफिजिक्स के प्योर सवाल आते हैं। रूह का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारे मेटाफिजिक्स के सवाल हैं, ठीक है। और मेटाफिजिक्स फिलोसफी की एक ब्रांच है। तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाता है, थीज्म आ जाता है, थीज्म आ जाता है और स्केप्टिसिज्म आ जाता है। स्केप्टिसिज्म ऐसे लोग हैं, स्केप्टिक जो मतलब न थियस्ट है ना एथियस्ट है, वो मशकूक होते हैं कि पता नहीं खुदा की जात है भी या नहीं है, ना उस बिल्ला इस तरह। मतलब ये हमारी रिलीजियस फिलोसफी तो नहीं है, लेकिन ऐसे रिलीजन, ऐसी आइडियोलॉजीज, ऐसी फिलोसफीज दुनिया के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये अब एक मेटाफिजिक्स देख लेना है। नो आई विल मूव ऑन, ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा इसके ऊपर। अब हम चलते हैं आगे दूसरी ब्रांच के ऊपर, एपिस्टेमोलॉजी। मेटाफिजिक्स की डेफिनेशन भी देख लीजिएगा। थीइज्म का भी वो कॉन्सेप्ट पूछ लेता है, एथिज्म का कॉन्सेप्ट भी पूछ लेता है। अब यहाँ पे एपिस्टेमोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ नॉलेज। स्टडी ऑफ नॉलेज, स्टडी ऑफ नॉलेज। नॉलेज मतलब इल्म कहाँ से आया, कहाँ से आता है या कहाँ से आया। जो इल्म हमारे पास आया वो कितना वैलिड है, वो कितना ट्रू है, इसके बारे में जो फिलॉसफी की ब्रांच हमें हम पढ़ाई जाती है, हम पढ़ते हैं, उसको एपिस्टेमोलॉजी बोला जाता है। तो एपिस्टेमोलॉजी का सिंपल मीनिंग उसने पूछा होता है द स्टडी ऑफ, द ब्रांच ऑफ, ऐसे वो डेफिनेशन पूछता है, द ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ नॉलेज, ठीक है, इज कॉल्ड। तो आगे वो लिखेगा कि एक्सियोलॉजी है, मेटाफिजिक्स है या एपिस्टेमोलॉजी है। तो आप लोगों ने ये स्टडी ऑफ नॉलेज का कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसमें दो चीजें हैं, दो चीजें देखी जाती हैं कि सोर्सेज क्या है नॉलेज के, और दूसरी चीज देखी जाती है कि जिन सोर्सेज से हमारे पास कोई इल्म या कोई इंफॉर्मेशन आई है वो वैलिड कितने हैं, ठीक है। जैसे कि अब सोर्सेज ऑफ नॉलेज मैंने भी जिक्र किया था। सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या है, इंसान के पास नॉलेज कहाँ से आता है, इल्म कहाँ से आता है। सबसे बुनियादी जरिया जो इंसान के पास नॉलेज का है वो है सेंसेस। वो क्या है जी, सेंसेस। जब एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो चीजों को या अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को परसीव करना शुरू करता है थ्रू हिज सेंसेस, अपनी सेंसेस के जरिए, मतलब अपने हाथों के जरिए उसको टच फील होता है, उसको किसी चीज की गर्मी या सर्दी शिद्दत फील होती है। अपनी आंखों के जरिए वो देखता है, कानों से सुनता है। तो ये जो बिग फाइव सेंसेस हैं, हवासे खमसा जिन्हें बोला जाता है, हवासे खमसा, ये सबसे पहला और बुनियादी इल्म का जरिया है। अब इनके जरिए हमारे पास जो नॉलेज आता है उसके अंदर वैलिडिटी कितनी है, क्या वो वैलिड है, क्या वो ट्रू है, ये हमें कौन बताएगा। ये हम कहाँ पे पढ़ते हैं, एपिस्टेमोलॉजी में पढ़ते हैं। तो याद रहेगा आई होपफुली। अब सेंसेस के अंदर एक लिमिट, ये जितनी भी सोर्सेज ऑफ नॉलेज है ना मैं अभी पढ़ाऊंगा, जैसे सोर्सेज, पहला है सोर्स सेंसेस, दूसरे नंबर पे क्या है, एक सेकंड, पहला सोर्स है जी हमारा सेंसेस,
तो दूसरा सोर्स हमारा क्या है? इंट्यूशन। इंट्यूशन, ठीक है, जिसको हम वजदान भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे आप लगा लें रीजन, विजडम लगा लें, विजडम हमारी अकल, हमारी अकल। अच्छा, इसको दूसरे तीसरे नंबर पर रखते हैं, इसको दूसरे नंबर पे, ये विजडम दूसरे नंबर पे आएगा। पहले नंबर पे सेंसेस है। सेंसेस से हमें जो नॉलेज मिलता है ना, वो हम अपनी विजडम के जरिए, अपनी अकल के जरिए उसको प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अपने अकल के जरिए क्या करते हैं? प्रोसेस। तो जो दूसरा बड़ा सोर्स ऑफ नॉलेज है वो हमारा विजडम है। अब सेंसेस के बारे में एक चीज याद रखें, सेंसेस जो है ये सिर्फ मादी दुनिया तक, इस मटेरियल वर्ल्ड तक लिमिटेड है। जब आप मर जाते हैं तो इनका जो सेंसेस हैं वो खत्म हो जाती हैं, और ये लिमिटेड होती हैं। मतलब इनका दायरा कार महदूद होता है, दायरा कार या इनकी रेंज महदूद होती है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके कान है, हमारी आंखें एक खास हद तक सुन सकती हैं, हमारे कान है एक खास हद, हमारी आंखें एक खास हद तक देख सकती हैं, हमारे कान जो है वो एक खास हद तक सुन सकते हैं, ठीक है ना। ये इनकी लिमिटेशन, जितने भी सोर्सेज ऑफ नॉलेज है इनके अंदर लिमिटेशन पाई जाती है। इसी तरह हमारी जो विजडम है ये जवाल पजीर भी होती है, ठीक है, जवाल पजीर होती है, और ये भी महदूद होती है। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं? यानी कि हर शख्स में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। कोई पढ़ने में, कोई सुनने में अच्छा है, कोई देखने में अच्छा है, किसी की कोई सेंस तेज है, किसी की कोई सेंस तेज है, तो उन सेंसेस की बेस के ऊपर उनकी विजडम जो है वो भी डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो इस ये विजडम जो है ये भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज है। इसके अलावा इंट्यूशन एक सोर्स ऑफ नॉलेज है। इंट्यूशन क्या होता है? वजदान, यानी कि हम बैठे बिठाए गौर फिक्र कर रहे होते हैं, तो गौर फिक्र से भी हमें चीज़ों के बारे में आगाही मिलती है। और उसके बाद वही रेविलेशन, रेविलेशन ये भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज है, ठीक है। और फिर आगे वही की दो, ये इतने इतना, इससे आगे आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा। बट आपने अब याद रखना है कि एपिस्टेमोलॉजी क्या है। एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच स्टडीज अबाउट द विच स्टडीज अबाउट सोर्सेज ऑफ नॉलेज एंड वैलिडिटी ऑफ नॉलेज। दो चीजें याद रखनी है स्टडी ऑफ नॉलेज में। क्या क्या? कि वो जो हमारे पास इल्म आया है वो आया कहाँ से, और जो वो वैलिड कितना है, ठीक है। तो वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, सोर्सेज क्या हैं? सेंसेस हैं सबसे बुनियादी सोर्स, फिर हमारी विजडम है यानी कि हमारी अकल है, फिर इंट्यूशन है, फिर रेवलेशन है, और फिर कोई अथॉरिटी आ जाती है। अथॉरिटी से मुराद ये भी सोर्स ऑफ नॉलेज है। अथॉरिटी, अथॉरिटी से क्या मुराद हो सकता है? अथॉरिटी से मुराद होता है हमारे बड़े, हमारे बड़े, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे बहन भाई, वो भी वो हमारे अथॉरिटी होते हैं। यानी कि जो हमसे बड़ा हो, जिसको हमारे बड़ों को हमसे ज्यादा पता होता है ना चीजों के बारे में, इसलिए उनको अथॉरिटी यहाँ पे बोला जाता है सोर्सेज ऑफ नॉलेज की लैंग्वेज में। तो ये सोर्सेज ऑफ नॉलेज है, ये एपिस्टेमोलॉजी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद है जनाब हमारे पास तीसरी ब्रांच है एक्जियोलॉजी। एक्जियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ वैल्यूज, स्टडी ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज क्या होती हैं? व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, ठीक है, व्हाट इज ब्यूटीफुल एंड व्हाट इज अगली, ठीक है। ये जो कुछ चीजें हैं, या व्हाट इज वर्चू, नेकी क्या है, बदी क्या है, ठीक है। ये जो सारे सवालात हैं ये वैल्यूज के रिलेटेड सवालात हैं। मतलब ऐसे हो सकता है जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, जो चीज़ मुझे खूबसूरत लगती है, हो सकता है वो किसी दूसरे के लिए खूबसूरत ना हो। जो जो चीज़ एक सोसाइटी के अंदर नेकी समझी जाती है, हो सकता है किसी दूसरी सोसाइटी के अंदर उसको नेकी ना समझा जाता हो। कोई एक चीज़ जो यहाँ किसी दूसरी सोसाइटी में हराम है, यहाँ पे हो सकता है किसी एक सोसाइटी में हलाल हो। तो इस ये है वैल्यू। वैल्यूज की स्टडी को एक्सियोलॉजी बोला जाता है। तो ये एक तो इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पीपीएससी वाला पूछता है कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ वैल्यूज। तो स्टडी ऑफ वैल्यूज का इज कॉल्ड एक्सियोलॉजी, ठीक है। इसके आगे फिर मजीद ब्रांच है, एक एथिक्स होती है। ये जो गुड और बैड को स्टडी करती है ना, इसको एथिक्स बोला जाता है। एथिक्स, एथिक्स या मोरालिटी, एथिक्स या मोरालिटी।
सॉरी। हाँ जी, ये चीज़ें क्लियर हैं। स्टडी ऑफ वैल्यूज़ को क्या हम कहते हैं? स्टडी ऑफ वैल्यू को हम कहते हैं जनाब जी एक्सियोलॉजी। इसकी भी मजीद दो ब्रांचेज हैं, एक एथिक्स। एथिक्स का मतलब होता है, एथिक्स में ये देखा जाता है कि क्या चीज़, व्हाट इज़ गुड और व्हाट इज़ बैड। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, शराब पीना हमारे लिए ममनू है, हमारी सोसाइटी में बिल्कुल हराम है, गलत है। लेकिन शराब पीना हिंदुओं के लिए, हिंदुओं की सोसाइटी में वो बुरा तो समझा जाता होगा, एथिकली तो बुरा समझा जाता होगा, लेकिन वो वहाँ पे वो ममनू नहीं है, वहाँ पे वो हराम नहीं। इसी तरह क्रिश्चियंस की सोसाइटी में या यूरोप के कल्चर में देखा जाए तो वो ममनू नहीं है, वहाँ पे वो हराम नहीं है। तो एक चीज़ जो एक एक सोसाइटी के अंदर गुड हो सकती है, किसी दूसरी सोसाइटी के अंदर वो बैड हो सकती है। तो ये एक्सियोलॉजी है। दूसरा मैंने कहा कि खूबसूरती। अब खूबसूरती का मेयार, खूबसूरती का क्राइटेरिया, स्टैंडर्ड हर हर शख्स के लिए डिफरेंट होता है, सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, मतलब मेरे लिए खूबसूरती कोई और चीज़ हो सकती है, आपके लिए खूबसूरती कोई और चीज़ हो सकती है। तो एक्सोलॉजी की वो ब्रांच जो खूबसूरती के बारे में पढ़ी जाती है वो ऑस्थेटिक्स है। ऑस्थेटिक, ऑस्थेटिक नाम याद रखना, आपने सुना होगा ना, कहते हैं कि यार उस बंदे का बड़ा ऑस्थेटिक टच है। ऑस्थेटिक टच का मतलब कि वो ब्यूटी को एडमायर करता है, या वो खूबसूरती को पालता है, या खूबसूरती उसे अच्छी लगती है। तो ये क्या है एक्चुअली में, ये एक वैल्यू है। और वैल्यू की स्टडी को क्या बोला जाता है? एक्सियोलॉजी बोला जाता है। तो अगेन, एक्सियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज कैन बी गुड और बैड। वैल्यूज आर अबाउट ब्यूटीफुल, अबाउट व्हाट इज ब्यूटीफुल, व्हाट इज अगली। तो ये दोनों को फिर मजीद सेग्रीगेट करके हम एथिक्स और एक्सियोलॉजी और एस्थेटिक्स में डिवाइड करते हैं, याद रहेगा। अच्छा, इसके ऊपर ना हम, मैंने पीछे आपको पढ़ाया है ये नॉलेज के बारे में, नॉलेज के सोर्सेज में। तो जो नॉलेज, नॉलेज दो तरह का होता है, ठीक है। दो तीन तरह का नॉलेज होता है। तो यहाँ पे जो पीपीएससी ने पूछा हुआ है, मैं सिर्फ आपको वो बताने लगा हूँ। एक होता है एम्पिरिकल नॉलेज। एम्पिरिकल, एम्पिरिकल ऐसे, एम्पिरिकल नॉलेज। ठीक है, वैसे तो होता है ना, एक रिवील्ड नॉलेज होता है। रिवील्ड नॉलेज जो वही के जरिए, मैंने यहाँ पे बताया ना, वही भी क्या होती है? एक सोर्स ऑफ नॉलेज है। तो वही के जरिए, या वजदान, ये जो होता है वजदान या स्कोर फिकर, इसके जरिए हमें जो नॉलेज मिलता है उसको हम बोलते हैं रिवील्ड नॉलेज। ठीक है, एक होता है एम्पिरिकल नॉलेज। एम्पिरिकल का लफ्ज होता है मुशाहिदात से जुड़ा होता है। मुशाहिदा, एम्पिरिकल नॉलेज, मुशाहिदा, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के जरिए या किसी तजर्बे के जरिए, जो ख्यालात के जरिए इल्म हासिल किया जाए वो यहाँ पे इंट्यूशन में आएगा, वो यहाँ पे रेवलेशन में आएगा, उसको हम रिवील्ड नॉलेज कहेंगे। लेकिन जो मुशाहिदात के जरिए चीज़ों को ऑब्जर्व करके या एक्सपीरियंस करके किया जाएगा उसको बोलते हैं एम्पिरिकल नॉलेज। ठीक है, एम्पिरिकल नॉलेज। तो आप लोगों ने एक ही याद रखना है, एम्पिरिकल नॉलेज क्या है? नॉलेज गेन्ड थ्रू एक्सपीरियंसेस, गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस। और ऑब्जर्वेशंस या एक्सपीरियंसेस हम कहाँ से करते हैं? हम थ्रू आवर सेंसेस करते हैं। देखो, अगर हम किसी चीज़ को गौर से देख रहे हो तो इसका मतलब है हम अपनी आंख का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हम अपने हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम किसी से कान लगा के कोई चीज़ सुनते हैं तो हम अपने कान का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी सेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सेंसेस के जरिए जो नॉलेज हम गेन करते हैं उसको एम्पिरिकल नॉलेज कहा जाता है। ठीक है, और इसी तरह इसका उलट होता है। इसका जो, ये जो एम्पिरिकल नॉलेज है इसको पोस्टेरियोरी नॉलेज भी कहते हैं। पोस्टीरियोरी, पीपीएससी ने ये सवाल पूछे हुए हैं, पोस्टेरियोरी नॉलेज। पोस्टेरियोरी नॉलेज का एक होता है प्रियोरी नॉलेज। प्रियोरी नॉलेज मतलब हमने किसी चीज के बारे में सिर्फ सिंपल सुना, इंफॉर्मेशन ली, हमने किसी चीज के बारे में सिंपल सुना है, लेकिन सुनने के बाद जब हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं या उसको ऑब्जर्व करते हैं, ये उसको फिर हम कहेंगे कि ये एम्पिरिकल नॉलेज है, और उसको फिर पोस्टेरियोरी नॉलेज का नाम दिया जाता है। ठीक है, इस तरह मैंने बताया एक रिवील्ड नॉलेज होता है। रिवील्ड नॉलेज का दूसरा नाम इंट्यूटिव नॉलेज भी इसको कह सकते हैं। तो फिलहाल जो पीपीएससी ने पूछा है वो पोस्टेरियोरी इंपिरिकल नॉलेज का पूछा है। इंपिरिकल नॉलेज को एक्सपेरिमेंटल नॉलेज भी कहते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। इंपिरिकल नॉलेज कौन सा नॉलेज है? जो हमने अपने सेंसेस के जरिए, मुशाहिदात के जरिए या तजर्बात के जरिए हासिल किया है। एक नॉलेज होता है जो सिर्फ सिंपल लॉजिक से हासिल कर सकते हैं।
उस लॉजिक में हम अपने मुशाहिदात और अपने तजर्बात को नहीं इस्तेमाल करते, तो उसको प्रायोरी नॉलेज के अंदर शामिल किया जाता है। तो आप लोगों ने ये भी काइंडली देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ये टर्म आप नेट से भी देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और पीपीएससी के बारे में। ओके, तो यहाँ तक हो गया हमारी ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी। अब आगे जो है ना वो थ्योरीज ऑफ फिलोसफी हम पढ़ेंगे। कुछ थ्योरीज ऑफ एजुकेशन है वो पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपीएससी में उनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जनाब जी आइडियलिज्म। थ्योरीज ऑफ एजुकेशन या थ्योरीज ऑफ, 10 मिनट है, मैंने इसको आज ही खत्म करना है क्योंकि आगे बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े। थ्योरीज ऑफ फिलोसफी, थ्योरीज ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी कह लें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। थ्योरीज ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी, या आप इसे यूं कह लें कि एजुकेशनल फिलोसफी। तो हट जा यार, आप लोगों को समझ आ रही है? हेलो एवरीवन। ओके ओके, फिर गुड है। देखिए, मैंने एक चीज ना पहले दिन क्लियर कर दी थी कि मैं इन टॉपिक्स के ऊपर, खाली एक टॉपिक के ऊपर घंटा घंटा लगा सकता हूँ, लेकिन एक तो मुझे डायरेक्शन है कि ऐसा काम नहीं करना, दूसरा आप लोगों का वो टाइम भी वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आपका पेपर जो है वो किसी टाइम भी हो सकता है। जी थैंक यू वेरी मच। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको ना मैक्सिमम जो नॉलेज है या मैक्सिमम चीज़ें जो है वो बता दूं, और वो जो रेलेवेंट है, मैं बिल्कुल इरेलेवेंट चीज़ें जो एग्जैगरेटेड थ्योरी नहीं पढ़ा रहा। अच्छा जी, थ्योरीज ऑफ फिलोसफी, इसको ना दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होती है क्लासिकल फिलोसफी और एक होती है मॉडर्न फिलोसफी। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी फिलोसफी के अंदर जो बड़े नाम हैं, वो आप वैसे तो बहुत बड़े नाम हैं, ज्यादा हैं, लेकिन हम सुकराटीज का पढ़ते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, सुकराटीज, इसका शागिर्द कौन है? अफलातून। और इसका शागिर्द कौन है? अरिस्टोटल। ठीक है, अरिस्टोटल। अच्छा, जो सुक्राटीज है ना, इसकी तो कोई खास हमें फिलॉसफी नहीं मिलती। असल में जो भी इसकी फिलॉसफी है वो इस बंदे ने, इसके शागिर्द प्लेटो ने डिस्क्राइब की हुई है इसने बुक फॉर्म में, क्योंकि सुक्राटीज की उम्र थोड़ी थी, ये बस सोचता रहता था और बातें करता रहता था। इसका ना जो मशहूर है वो है एक क्वेश्चन आंसर मेथड, ये आप लोग याद रखिएगा। इसको सुक्राटिक मेथड भी बोला जाता है। मैंने अभी बताया ना पीछे एक चीज हमने पढ़ी है, भला क्या पढ़ी है? सोर्सेज ऑफ नॉलेज, कि इल्म कहाँ से आता है। तो सुक्राटीज के मुताबिक क्वेश्चन आंसर के जरिए नॉलेज आता है, इसको सुक्राटिक मेथड भी बोलते हैं। तो पीपीएससी वाला ये सवाल पूछता होता है कि द अदर नेम ऑफ सुक्राटिक मेथड इज कॉल्ड, तो आप लोगों ने याद रखना है क्वेश्चन आंसर। मतलब क्या कि अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको उसका आंसर मिलेगा, आप क्वेश्चन करेंगे आंसर मिलेगा, क्वेश्चन करेंगे आंसर मिलेगा, तो आपका दिमाग जो है वो प्रोसेस में आ जाएगा और आपके पास चीजें जो है वो नॉलेज वगैरह आना शुरू हो जाएगा। तो सुक्रेटिक मेथड एक किस्म का सोर्स ऑफ नॉलेज भी है। एक तो चीज ये होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर सुकरात के साथ और बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। एक कहावत भी जुड़ी हुई है जिसे एलिगोरी ऑफ द केव कहा जाता है। एलिगोरी ऑफ द केव, एलिगोरी ऑफ द केव, ये आप लोगों ने याद रखना है। वो पूछता है कि एलिगोरी ऑफ द केव का किस्सा किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये सुकरात के साथ जुड़ा हुआ है। बस इतना ही, इसके अलावा कुछ नहीं आपने इसका याद करना। अब सुक्राटीज की जो फिलॉसफी है उसको इस बंदे ने, प्लेटो ने, अपनी बुक बुक के द रिपब्लिक, इसकी बुक सो बेस्ट बहुत सारी हैं, द रिपब्लिक बुक के अंदर इसने ये किस्सा जो है, ये एलिगोरी ऑफ द केव भी लिखा हुआ है, और भी बहुत सारी चीजें बयान की हुई हैं। तो इसकी फिलॉसफी जो है ना, प्लेटो की फिलॉसफी जो है, उसको बोला जाता है आइडियलिज्म। उसको क्या बोला जाता है? आइडियलिज्म। अब आइडियलिज्म क्या है? असल में ये जितनी भी फिलॉसफीज है ना, ये इन सारी चीजों को डील करते हैं कि रियलिटी क्या चीज है। रियलिटी, रियलिटी का मतलब होता है खुदा की एग्जिस्टेंस और हमारी एग्जिस्टेंस और इस कायनात की एग्जिस्टेंस। रियलिटी का लफ्ज जो है ना, इस फिलॉसफी के अंदर इस्तेमाल होता है मेटाफिजिकल क्वेश्चंस के लिए। मेटाफिजिकल क्वेश्चंस क्या है? वो जो मैंने शुरू में बताए हैं कि खुदा की ज़ात के बारे में सवालात, इंसान की इस जिंदगी के बाद की जिंदगी के बारे में सवालात, ये कायनात कब बनी, ये वाले सवालात, ये कायनात कब ख़त्म होगी, ये वाले सवालात, और मौत का कॉन्सेप्ट क्या है,
और लाइट का कॉन्सेप्ट क्या है, वो सवालात जो इंसान के दिमाग में तो आते हैं लेकिन हमें उनका जवाब इस कायनात में, इस दुनिया में शायद एम्पिरिकली नहीं मिलता, मुशाहिदा से, तजुर्बा से नहीं मिल सकता। उनको मेटाफिजिकल क्वेश्चन कहा जाता है और उन सारी चीज़ों को रियलिटी भी बोला जाता है। तो रियलिटी ऑफ गॉड जो है ना, वो सबसे बड़ा आइडियलिस्टिक क्वेश्चन है। तो रियलिटी क्या चीज़ है, या चीज़ों की रियलिटी क्या चीज़, ये जो आइडियलिस्ट है ना, अगर मैं आपको मजीद थोड़ा सा बताऊं, जरा गौर करिएगा। आइडियलिस्ट मानते हैं कि भाई ये जो चीज आपके सामने पड़ी है ना, मोबाइल फोन जिससे आप पढ़ रहे हैं, या आपके हाथ में अगर पेन है, पेंसिल है, ये आइडियलिस्ट मानते हैं कि ये हमारे दिमाग की वजह से है। आइडियलिस्ट मानते हैं और आइडियलिस्ट कहते हैं, या प्लेटो या सुक्रेटिस ये कहते हैं कि जो चीज हमारे दिमाग का हिस्सा बन जाती है, जो हमारे दिमाग में आ जाती है, सिर्फ वही एग्जिस्ट करती है, बाकी इस दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता। इनके मुताबिक जिस शख्स ने मतलब ये जो कुर्सी इस दुनिया के अंदर आई है, ये पहले किसी शख्स के दिमाग में आई, उसके बाद उसने बनाई। टीवी किसी के दिमाग में आया, इसलिए वो इस दुनिया के अंदर रियलिटी में मटीरियली एग्जिस्ट कर रहा है। ये नॉन मटेरियल फिलॉसफी है। नॉन मटेरियल मतलब ये सिर्फ ख्यालात की दुनिया के ऊपर बिलीव करती है। आइडियलिस्ट कहते हैं, आइडियलिस्ट मानते हैं कि वो चीज़ जो हमारे दिमाग में आ सकती सिर्फ वो एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज मटेरियली कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है। तो ये एक क्लासिकल ओल्डेस्ट फिलॉसफी है। अच्छा, इसके बदले में जो दूसरी फिलॉसफी है वो है रियलिज्म। दूसरी फिलॉसफी है रियलिज्म। रियलिज्म जो है, रियलिज्म अरिस्टोटल की फिलॉसफी है। अरिस्टोटल अफलातून का शागिर्द है। अब अरिस्टोटल कहता है नहीं सर जी, अपने उस्ताद को ही कह ले, मुखातिब होकर कहता है कि नहीं सर जी, आइडियली कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। हमारे दिमाग, ये सारी चीजें हमारे दिमाग की पैदा करदा नहीं है, बल्कि ये मटीरियली इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। तो ये मानता है कि रियलिटी भी मटीरियल है, और इसी वजह से ये जो रियलिटी और मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट है, रियलिज्म का कॉन्सेप्ट है, इसी वजह से रियलिस्ट लोग, ये जो मेटाफिजिकल क्वेश्चन है, जो एथियस्ट लोग हैं वो पैदा होते हैं, जो थीइज्म के ऊपर, खुदा की एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल करते हैं कि वो तो, ये आइडियलिस्ट तो यही कहते हैं ना कि वो खुदा की जात हमारे दिमाग का हिस्सा है, एक रूह है, एक नूर है, एक नूर है। ठीक है ना। तो आइडियलिस्ट, रियलिस्ट इस चीज को मानते नहीं है। रियलिस्ट कहते हैं कि नहीं, जो इस दुनिया के अंदर मटेरियली एग्जिस्ट करता है, हमारे सामने है, जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं, सिर्फ वो चीज इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो ये बेसिकली आइडियलिज्म और रियलिज्म का कॉन्सेप्ट है। तो आइडियलिस्ट जो मानते हैं, अब अगर हम फिलोसफी और इसको एजुकेशन के साथ रिलेट करें, तो एजुकेशन के अंदर इसको क्यों पढ़ाया जाता है। आइडियलिस्ट मानते हैं कि जो नॉलेज है वो हमारे सिर्फ दिमाग का पैदा करता है, हम अपने दिमाग से सीखते हैं, हमारे दिमाग के अंदर प्रोसेस होता है तो हम सीखते हैं। रियलिस्ट मानते हैं कि नहीं भाई, हमारा दिमाग नहीं, हमारी सेंसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइडियलिस्ट मानते हैं कि इंट्यूशन और वही, गौर फिक्र, वजदान वगैरह, लॉजिक वगैरह, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे हमें नॉलेज गेन होता है। रियलिस्ट मानते हैं, रियलिस्ट इस बात को बिल्कुल क्या कहते हैं, इसके ऊपर लाइन लगा देते हैं। वो कहते हैं नहीं भाई, हम जो कुछ भी सीखते हैं इस दुनिया के अंदर, हम इम्पेरिकली सीखते हैं, तजर्बात के जरिए सीखते हैं, मुशाहिदात के जरिए सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन के जरिए सीखते हैं, मटीरियलिटी के जरिए सीखते हैं। ठीक होगा जी, याद रहेगा। तो अब ये जो रियलिस्ट है ना, रियलिज्म है, इसकी बेस के ऊपर आगे जाके काफी सारी मॉडर्न फिलोसफी खड़ी है, और उस मॉडर्न फिलोसफी के अंदर एजुकेशनल फिलोसफीज पैदा हुई हैं। एक का नाम है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म, आपने हर फिलोसफी, मैं आपको एक ना पेज शेयर कर दूंगा, हर फिलोसफी के अंदर आपने ये देखना है कि इनका रियलिटी के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, रियलिटी से मुराद इस यूनिवर्स, इस कायनात के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, इनका एक्सियोलॉजिकल व्यू क्या है। एक्सियोलॉजिकल व्यू, जैसे कि मिसाल के तौर पे, हाँ बिल्कुल, एरिस्टोटल की अप्रोच एम्पिरिकल अप्रोच है। अरिस्टोटल की अप्रोच ही असल में, जो अरिस्टोटल में अभी मैंने बात की ना, कि जितनी भी मॉडर्न फिलोसफी है या अमेरिकन फिलोसफी है, वो सारी की सारी एरिस्टोटल की रियलिज्म के ऊपर खड़ी है, रियलिटी के ऊपर या मटीरियलिटी के ऊपर। मटीरियलिटी से मुराद जो हमें नजर आता है, जो मैटर का बना हुआ होता है, जो नजर आए, ये सिर्फ उस चीज के ऊपर बिलीव करते हैं। ठीक है। तो इसके ऊपर प्रैग्मेटिज्म है, आगे एग्जिस्टेंशियलिज्म है, या और फिलोसफीज है वो खड़ी हैं। तो हर फिलोसफी के अंदर ना हमने डिफरेंट चीजें पढ़नी है। एक तो सबसे पहले हर फिलोसफी का आपने देखना है फाउंडर कौन है। ठीक है।
आइडियलिज्म का फाउंडर कौन है, ये मैंने पीछे बता दिया, प्लाटो। और रियलिज्म का फाउंडर कौन है, अरिस्टोटल। या फादर, फादर कह लें या फाउंडर कह लें, एक ही बात है। तो ये सवाल आज पूछे जाते हैं। या इसके लिए दूसरा लफ्ज होता है प्रोपोनेंट, कि इस फिलॉसफी को मजीद किसने आगे फैलाया। जैसे कि अब मैं अगर यहाँ पे एक नाम लिखने लगा हूँ, जॉन डेवी, ये ये रियलिज्म का प्रोपोनेंट है। ये रियलिज्म का फाउंडर या फादर नहीं है। मतलब इसने रियलिज्म के ऊपर मजीद काम किया, और रियलिज्म के ऊपर काम करके इसने अपनी एक फिलॉसफी पैदा की, और उसका नाम है जनाब जी प्रैग्मेटिज्म। तो सवाल पूछा जाता है, हु इज द फाउंडर, हु इज द फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म। अगर प्रैग्मेटिज्म की बात करें तो वहां पे जॉन डेवी इसका फादर और फाउंडर आएगा। और अगर वो इसके प्रोपोनेंट होने का पूछ ले तो ये रियलिज्म का एक प्रोपोनेंट होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने ये याद रखना है। और जो मॉडर्न फिलोसफर्स हैं, इनमें से इमानुअल कांट जो है, इमानुअल कांट, कांट एक बहुत बड़े फिलोसफर है, वो आइडियलिस्ट है।